जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है, क्या होने वाली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कहीं ना कहीं ये क्लासेस जो हो अभी जो चल रही हैं वर्तमान समय में, वो उनका ये ही नहीं है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उससे तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे भी रिलेटेड आप चीज़ें देख सकते हैं कि उससे भी रिलेटेड ये क्लासेस चल रही हैं, सही बताऊँ तो। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, मीन्स हमारे जो व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, हमारे जो मानवाधिकार हैं, उनसे भी रिलेटेड है। आप लोग ये भी जानेंगे कि भी हमारे खुद के भी कुछ अधिकार हैं। जैसे हम संविधान में किससे रिलेटेड, सारी चीज़ें हम लोगों से रिलेटेड है। कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, जैसे मूल अधिकार हमने पढ़े, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार हो जाता है जो आयोग है, किसके लिए काम करता है? तो हम लोगों के लिए काम करता है। क्या कार्य होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में जानेंगे। और कैसे कैसे या इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, तो सारी चीज़ें हम आज इस क्लास में जान रहे होंगे। तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और ये ऐसे टॉपिक हैं कि आपने ये एक बार पढ़ लिए तो इसको बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसको बार बार पढ़ें। एक बार आपने पढ़ लिए, आपको क्लियर हो जाता है। इसके अध्यक्ष सदस्य जो भी होते हैं वो आपको पता होने चाहिए हमेशा। तो चलते हैं अपनी क्लास पे। जैसे हमेशा मैं बताता हूँ आप लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए, हमारे जो टेक्निकल टीम भाई हैं, वो तरुण भाई हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लिख के लेके आते हैं। तो देखते हैं आज क्या लिखा है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। क्या बात है, आपने ये समझा होगा। तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। अगर आप मेहनत करते हैं और अपना जो मेहनत को लगातार करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं किसी भी क्षेत्र में, यही नहीं कि आप स्टडी के किसी भी क्षेत्र में, उससे आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती हैं। और हिम्मत कभी ना हारें। कि कुछ लोग प्रयास करते हैं, ये देखते हैं यार असफल होते हैं, तो हिम्मत ना हारे कभी। असफलता के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। कि भी आज असफल हुए तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और भी बेहतर तैयारी करिए, फिर आप जरूर सफल होंगे। तो उसी में लिखा है कि हाथों की तकदीर भी बदल, कहते हैं ना कि भी हमारी तो हाथों की तकदीर में ही नहीं लिखी है सफलता। तो ऐसा नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, रेगुलर जुड़े रहिए, रेगुलर अपने जो अभ्यास है उसे करते रहिए। तो हमेशा आपकी तकदीर में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हाथों की लकीर, उसी से मतलब है इसका कि हाथों की तकदीर भी बदलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो क्या टॉपिक है हमारा आज? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसको क्या बोलते हैं हम? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये एक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या एक सांविधिक निकाय है। क्या है जी? सांविधिक निकाय। संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय। तो सांवैधिक निकाय मीन्स पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि संविधान का मतलब किस है। संवैधानिक जो निकाय होता है जिसमें उल्लेख संविधान में किया गया है। अगर सांवैधिक निकाय होता है जो संसद के अधिनियम से बना होता है, संसद संसद अधिनियम, संसद के अधिनियम द्वारा पारित, वो क्या होगा? तो वो होगा सांवैधिक निकाय। और जिसका उल्लेख संविधान में है वो क्या होगा? संवैधानिक निकाय। तो ये चीजें आपने समझ ली होंगी। और कब हुआ इसका गठन? अगर आयोग के गठन की बात करें हम, तो कब हुआ था?
1993 में। आपको पता होनी चाहिए 1993 में इसका गठन हुआ किसके अधिनियम के द्वारा? तो संसद अधिनियम के द्वारा पारित किया गया अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। कब? 1993 में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, कब? 1993 में। अब हम बात करते हैं जैसे इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया। मानव के जो मानवाधिकार होते हैं, मानवाधिकार का जो संरक्षक होगा, मानवाधिकार के संरक्षक के रूप में इस आयोग का गठन किया गया। क्या? मानवाधिकार मानवाधिकार का संरक्षक। आपके मन में जरूर क्वेश्चन आएगा कि भैया मानवाधिकार के संरक्षण के रूप में क्या? जैसे हमने संविधान की क्लास में जब हम शुरू में स्टार्टिंग में कर रहे थे तो उसमें था मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे मूल अधिकार क्या है, इनका हनन होने पर हम कहाँ जाते हैं? तो हम जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम बात करें कि संविधान का रक्षक या संरक्षक कौन है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही हमारे जो अधिकार हैं उसमें अधिकारों का जो संरक्षक होगा वो कौन होगा? NHRC। उसका संरक्षक कौन होगा? NHRC। ये भी बात करेंगे कि इसके काम क्या है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सारी चर्चा करेंगे इस बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कोई, अगर हम बात करें कि जैसे मानवाधिकारों का संरक्षक और संविधान द्वारा किसकी, जैसे संविधान द्वारा अभिनिश्चित। भाई संविधान में भी तो चीजें आपके कुछ अधिकार हैं, मूल अधिकार हो या जो भी हो, जैसे हमारा कुछ अधिकार होता है तो वो संविधान में अभिनिश्चित होते हैं, यानी संविधान में लिखे हुए हैं। अभिनिश्चित अभिनिश्चित या या अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि। अंतर्राष्ट्रीय संधि मीन्स आप समझ, मान लीजिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मानवाधिकार, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक ये तो हम भारत की बात करें, एक वर्ल्ड लेवल पे होता है, जैसे यूएनओ का आपने नाम सुना होगा, उसकी भी मैं आपको अलग से क्लास लेके आऊँगा। तो उसमें मानवाधिकार जो भी समझौते होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं कि भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उनके जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते होंगे, तो जो भी उनमें किसका होगा? मानवाधिकार आयोग का होगा। वो सारे जो संरक्षण होगा वो कौन करेगा? तो वो करेगा हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है। और और क्या होगा? भारत में भारत के न्यायालय, भारत के न्यायालय न्यायालयों द्वारा अधिरोपित अधिरोपित हम्म, अधिरोपित किए जाने वाले, क्या होगा? किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, क्षमता,
ये हमारे संविधान में अधिरोपित यानी उल्लेखित है कि जीवन, स्वतंत्रता, समता, समता की स्वतंत्रता भी, हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं, क्या हमें क्या क्या चीज़ की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और व्यक्तिगत मर्यादा, व्यक्ति मर्यादा, ये गलत लिखा, व्यक्तिगत मर्यादा, व्यक्तिगत मर्यादा, संबंधित अधिकार। तो उनको कौन देखेगा? ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके सदस्यों की, कि इसके अध्यक्ष सदस्य, या सबसे पहले किसकी, अध्यक्ष की। अध्यक्ष किसकी बात करें हम? सदस्यों की। कि सदस्य कितने होते हैं? तो अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होंगे, एक होंगे कौन? अध्यक्ष, और 5 होंगे अन्य सदस्य। 5 होंगे इसके सदस्य, सदस्य लिखिए। टोटल कितने हुए? 6। टोटल सदस्य कितने हुए? 6। अध्यक्ष, अध्यक्ष को मिलाकर अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें हमेशा, अध्यक्ष जो उस समय पे थे, कि भाई वर्तमान समय की बात करें हम, वर्तमान समय या अध्यक्ष की बात करें, जस्टिस जस्टिस रंगराज, रंगराज, रंगराज नहीं, रंगनाथ। क्या होगा यहाँ? रंगनाथ, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ये कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। कौन थे जी? इसके प्रथम अध्यक्ष। कब? 1993 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय पे कौन होंगे? जस्टिस अरुण मिश्रा। जस्टिस अरुण मिश्रा। आपके मन में क्वेश्चन ये भी आएगा, भाई जस्टिस, जस्टिस ही क्यों लगा रहे हो आप? आ गए यहाँ भी जस्टिस, वहां भी जस्टिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे, वो उच्चतम न्यायालय के, जैसे अध्यक्ष की बात करें, या तो वो जो सीजीआई होंगे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब वो वहां से रिटायरमेंट ले लेते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय के जो जज होंगे, वो होंगे इसके सदस्य। किसकी बात कर रहे हैं हम? अगर अध्यक्ष की बात करें, जो सीजीआई होंगे, या फिर उच्चतम न्यायालय के जो जज होंगे। इसमें टोटल जैसे 5 सदस्य होते हैं, 5 में से अध्यक्ष कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ सीजीआई या फिर उस सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे। ठीक, अगर हम बात करें जैसे 5 में से 2 सदस्य कहाँ से होंगे? उच्च न्यायालय के, या तो जो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जो अध्यक्ष होते हैं वो, या फिर अन्य जज। अगर 3 की बात करें हम, इसमें से 3 सदस्य
जिनको कार्य अनुभव हो, राष्ट्रीय जो अधिकारों के अगर हम बात करें उनका कार्य अनुभव हो। अब बात करते हैं इनके नियुक्ति की, कि नियुक्ति कौन करता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो। पहले उसे समझ गए ना, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई जो पहले हो का मतलब क्या होता है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जी, जो सीजीआई होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं, उनकी कितनी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। और अगर बात करें हम हाई कोर्ट की, यहाँ मैं वो लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और हाई कोर्ट के जो होते हैं, वो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। ठीक। तो अगर यहाँ से रिटायरमेंट लेते तो वो उसके बाद में 3 वर्ष या 70 वर्ष तक, मैंने 7 वर्ष लिख दिया यहाँ पे, कितना होगा, 70 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल आप याद रखें। ठीक है, जो पहले हो, या तो 3 वर्ष हो जाए या फिर 70 वर्ष हो जाए। इनकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं, नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी अपने मन से नियुक्ति नहीं करते। उनको जो पीएम होंगे, पीएम द्वारा एक कमेटी होती है, एक समिति होती है। पीएम के नेतृत्व में एक समिति, कितने सदस्य होते हैं उसमें, उसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों की एक समिति होती है, वो सलाह करती है, रिकमेंडेशन देती है, सलाह देती है, रिकमेंडेशन करेगी किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति, इनके जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़। अब देख लेते हैं इनकी कार्यकाल, आपने देखा, नियुक्ति आपने देखी। अब देख लेते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया, जैसे हटाने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो ये कि खुद त्याग पत्र दे दे, जैसे खुद त्याग पत्र दे दे, या मानसिक रूप से अक्षम, मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, या फिर दिवालिया, दिवालिया, या न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा अपराध दोषी, अपराध दोष सिद्ध कर दिया जाए, अपराध दोष सिद्ध। तो इसमें राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन मेनली ये त्यागपत्र दे दे, खुद से त्यागपत्र दे दे, मानसिक रूप से अक्षम, दिवालिया हो जाने पर, न्यायालय अपराध दोष सिद्ध होने पर। ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, इसके कार्यों की, कि जी इसके कार्य क्या क्या हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, कार्य, कार्य समझेंगे आप लोग। सबसे पहले, जहां पर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, तो उसकी जांच करना। क्या, मानवाधिकार
कर उल्लंघन, जांच करना, किसी भी, जैसे कोई लोक सेवक है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई लोक सेवक है, सेवक है, इसके समक्ष, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कोई लोक सेवक, आप उसके मतलब आपके हितों का, आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि हाँ कोई लोक सेवक हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, अपनी, क्या करेंगे, समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, क्या देंगे, प्रार्थना पत्र। हम्म, प्रार्थना पत्र, जिसकी अवहेलना की गई हो, अवहेलना आपकी, किसी की, मेरी, किसी की भी हो सकती है, तो आपको उसके लोक सेवक के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देते हैं, किसको देते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, जिसकी अवहेलना की गई हो, अवहेलना की गई हो, तो उसकी जांच कौन करता है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और और क्या कार्य है इसके, जैसे न्यायालय में लंबित कोई लंबित मानवाधिकार, मानवाधिकार कार्यवाही हस्तक्षेप करना, भाई जैसे न्यायालय में कोई भी लंबित कार्य मानवाधिकार से जो, अगर कोई भी कार्यवाही चल रही है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है मानवाधिकार, उनको बोल सकता है कि ये मानवाधिकार ठीक है आयोग का एक कार्य। और बात करें जैसे जेलों में बंद कैदी, किसकी बात करें, जेलों में बंद कैदी, उनका वहाँ जेलों के अंदर जाकर अध्ययन करना और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मान लीजिए किसी ने जघन्य अपराध करा, जघन्य अपराध यही होता है कि उसको कारावास, जैसे काल कोठरी कारावास बोल देते हैं, कि भाई काल कोठरी की सजा दी गई। काल कोठरी की सजा देने का मतलब ये है कि मानवाधिकार उसमें भी एंट्री लेता है कि काल कोठरी सजा, जैसे कोठरी सजा, लेकिन वो सीधा सीधा लिखा गया, जैसे काल कोठरी की सजा ऐसे नहीं होती है, जैसे मान लीजिए 3 महीने की सजा हुई, कि 3 महीने की काल कोठरी की सजा, वो एकदम से नहीं होगी, वो होगी जैसे आपने एक बार में 15 दिन बंद करा। मान लीजिए अगर आप 3 महीने तक उसको काल कोठरी में बंद कर के रखे, काल कोठरी का मतलब यही होता है, ना उजाला होता है ना कुछ होता, कोई भी उसके साथ नहीं नहीं होता, वो काल कोठरी होती, तो 15 दिन हो गए। फिर 15 दिन आपको उसमें रखा जाएगा नॉर्मल, फिर उसके बाद में फिर आपको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसे आपके 3 महीने पूरे करे जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अगर ऐसा नहीं हो रहा है कोई भी, तो उसका जो अध्ययन करता, कौन करता, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, और अपनी फिर उसके बाद में अपनी क्या देता, रिपोर्ट देता, या सिफारिश करता कि हाँ भाई इन चीज़ों का उल्लंघन हो रहा, इनको दुरुस्त करिए, इनको सुधारिए। और और अगर बात करें हम, जैसे मानवाधिकारों, मानवाधिकारों के शोध करना, शोध करना, और उन अधिकारों के लिए प्रोत्साहित करना, शोध करना व अधिकारियों के लिए
प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना किसका कार्य होगा? तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का। अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर तो वो दिल्ली में, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये था ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके रोज़मर्रा की जो लाइफ से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी सारी इसमें हमने डिस्कस करी। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, और जो भी कुछ ऐसा रह जाता है मुझसे उसको मैं बाद में जो क्लासेस लेंगे विविध में, वो सारी चीज़ें उसमें हम कवर कर रहे होंगे। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए और एकदम बेहतरीन तरीके से रहिए। डरिए मत बिल्कुल भी, हार की बात मत करिए, नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालिए, हमेशा पॉजिटिव रहें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।